जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। जहां अगर आप देखेंगे आज हम लोग जीएस हब सिविल सर्विस क्लासेस के साथ उपस्थित हुए हैं, जो आपको बीपीएससी की पूरी तैयारी का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसमें आपको हम वो बताने वाले हैं कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें। देखिए, आज के दौर में वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के साथ कि बोलते हैं कि सर हजारों कंटेंट अवेलेबल है, हजारों का हजारों कोर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो क्या सत्यता है कि आप उसमें आप अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। तो उससे पहले आप कहीं भी क्लास करें तो उससे पहले कुछ चीज़ों की आप जो है वहाँ पे ध्यान दें कि हम क्या क्या चीज़ों को वहाँ पे नहीं करें। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो होगा, तो हम वो आज आपसे वही चीज़ पहले डिस्कस करेंगे, फिर क्या करें उसके लिए तो रितेश सर भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। और आपको जो है मैं एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसे है, एग्ज़ाम किस किस तरीके से है, पेपर क्या क्या है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट। सर अभी अब आप लोगों के साथ रितेश सर आने वाले हैं और रितेश सर आपसे बातें करेंगे कि इसमें और किस तरीके से बेस्ट करें। मेंस पे सर एक स्पेशल आपसे बात करेंगे। तो अभी आप रितेश सर प्लीज सर। नमस्कार साथियों, जीएस अब सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथ में OSW भी है। हम लोग का ब्रांच पहले बेगूसराय में था, तो बहुत सारे बच्चे ने आग्रह किया सर पटना आइए। तो आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में ऐसा नहीं है कुछ बहुत बड़ा तैयारी करना है। टू दी पॉइंट और सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़िएगा तो सिलेक्शन लेना आसान है। सिलेक्शन लेना आसान है। मार्केट में एक र्यूमर फैला दिया गया है कि मेंस अलग करिए, प्री अलग करिए। अभी बहुत सारे चीज़ ऐसे बताने वाले हैं, तो हो सकता है बहुत सारे कोचिंग वालों को अच्छा ना लगे। आप जो मेंस में पढ़ते हो, क्या मेंस में अलग है, प्री में अलग है? हम एक एक चैप्टर को आपके सामने रखेंगे और क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। मेंस भी वहीं से आ रहे हैं और प्री में भी क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। अब मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं पता। हम हमेशा सत्यता के साथ जीते हैं, भले कुछ बताए मार्केट में अच्छा नहीं लग जाए। एक दोहा भी है, कबीरा खरे बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हम हमेशा सत्य के साथ जीते हैं और जो सही होगा वही बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बच्चे की क्वायरी आती है सर प्री नज़दीक आ गया है तो प्री का टेस्ट दीजिए। बहुत सारे 1500 प्लस बच्चे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं। मेरे और अंजलि मैम के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे जाकर चेक करिए। में आप लोग चल रहे हो तो एक भटकाऊ सा है कि प्री अलग पढ़िए, मेंस अलग पढ़िए, फिर इंटरव्यू का टाइम आएगा तो उसके लिए अलग रुपया ले लिया जाएगा। ऐसा होता होगा, आप देखते भी होंगे। एक साल से पहले ही पीटी का हुआ बना दिया जाता है मार्केट में। अरे भैया, पीटी को इस तरीके से बताया जाता है ना कि क्योंकि कोचिंग वाले पीटी ही पढ़ाते हैं। मेंस आएगा तब तो मेंस पढ़ाएंगे ना। उनको ये नहीं पता है कि मेंस से पीटी हो सकता है, पीटी से मेंस कभी नहीं होगा। क्या हो सकता है क्या? आप अपना लॉजिक लगाइए, सिलेबस देखिए। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद बोल रहे हैं सिलेक्शन के लिए मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपने सिलेबस के प्रति स्ट्रिक्ट हैं, डेडिकेशन से आपके प्रति कंटिन्यूटी है तो सिलेक्शन जरूर होगा। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, मेंस में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्री में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि प्री मेंस अलग नहीं है। कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। किन्हीं को बुरा लगे और अच्छा लगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। हम स्टूडेंट के लिए हमेशा जीते हैं और जो करवा सच है वो बोलेंगे। अब एक सीआर मार्केट में हुआ करने लगेगा तो हम भी उसी पे थोड़ी चल देंगे, ऐसा नहीं है ना। ये चीज़ें अभी एक एक चीज़ों को हम दिखा देंगे। अभी हम GS2 कर दिए विनीत सर, हम आप लोगों के लिए GS2 में जुड़ेंगे। GS2 में क्या बताएं सर, कौन कौन सा सेक्शन है बताइए आप लोग, कौन कौन से सेक्शन बताएं सर। GS2 GS स्लो चल रहा है। GS2 सेक्शन के साथ जुड़ेंगे। GS2 में सेक्शन 1 में क्या है, स्लो चल रहा है। सेक्शन 1 में क्या है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी कितने नंबर का आएगा मेंस में? 100
114 मार्क्स का, मोटा आ रहा है, 114 मार्क्स का आएगा, जैसे विनीत सर डिफाइन भी किए हैं। और प्री के अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। ये फ्लक्चुएट करेंगे, कभी 10 भी दिखेगा, कभी 12 भी दिखेगा, कभी 13 भी दिखेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आए दिनों में देखा गया है, जब आप मार्क्स चेक करिएगा टॉपर का, तो सबसे कम यहीं से नंबर उठते हैं, जीएस 2 से। तो ऐसा नहीं है। देखो आप कहोगे सर जीएस 1 से ज्यादा क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि वहां डीआई सेक्शन है और बच्चे वहां 72 में 72 नंबर ला सकते हैं, तो यहां से नंबर कम उठने की बजाय। ठीक है, तो 114 मार्क्स आएगा, तो 5 क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे? 38 मार्क्स के आएंगे। 5 क्वेश्चंस 38 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे? 2 क्वेश्चंस 38 मार्क्स के। टोटल कितना हो गया? 114 मार्क्स हो गए। ये चीजें 68वीं से पहले आप देखोगे तो 5 में से 3 क्वेश्चंस पिक करने रहते थे। 68 से पहले 67 का ट्रेंड बता रहे हैं, कितने क्वेश्चन पिक करने रहते थे? 5 में से 3 क्वेश्चंस। लेकिन नया ट्रेंड आया और हम ये अच्छा मानते हैं, जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सही में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चीजें सही है। पहले क्या होते थे, गेसेस क्वेश्चंस आ जाते थे, रटा रटाया, वही जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो पता चलता था उनका सिलेक्शन ज्यादा है। अब नया बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होने लगा है, जो अप टू डेट रहते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें 5 क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, एनी हाउ करना है, चाहे आपको आए चाहे न आए। तो आपको कुछ ना कुछ लिखिए। इंट्यूशन जब पढ़िएगा तो इंट्यूशन भी काम करेगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिनको परफेक्टली हर चीज आता हो। क्लियर है? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, आपको दिमाग में थोड़ा सा इंट्यूशन आ रहा है, आप उसके बिहाफ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यहां और करके ऑप्शन रहेंगे, 1 और 2 करके। तो 2 में से कितने क्वेश्चंस पिक करने हैं? 1 क्वेश्चंस पिक करने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा, लेकिन फर्स्ट वाले सेक्शन में जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 38 नंबर के रहेंगे 8-8 करके, उसमें से आपको ऑप्शंस नहीं है, एनी हाउ क्वेश्चंस वो बनाने हैं। वो कब से पैटर्न्स लागू हुआ है? 68वीं से, 68 में और 69 में, ये दोनों में पैटर्न्स चेंज देखने को मिली है। और ये सही बात है ना? हम शुक्रगुजार करते हैं स्टूडेंट के तरफ से अतुल प्रसाद सर को कि ये चेंजेज किए हैं, पुरानी पद्धति को हटाएं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं प्री के अंदर। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, नहीं तो पता होगा वही मतलब रेलवे की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले कट ऑफ क्या कर देते थे? हाई कर देते थे। आपको पता होगा ना, 100 कितना गया था 67वीं में कट ऑफ? 113 गया था, 113 मार्क्स। और 68वीं में जैसे ही पैटर्न्स चेंज आया, कट ऑफ डाउनफॉल हो गया। कितना हो गया? 91। और 69 में भी 91, दोनों में 91 है। गर्ल्स में और भी कम ही गए, जो ओबीसी बीसी में 76 नंबर के आसपास कट ऑफ गए अपने अपने कैटेगरी के। ये हम जनरल्स की बात कर रहे हैं, जनरल्स बॉयज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 91 कट ऑफ गए हैं। तो ये अब थोड़ी सी भीड़ कम गई है, अब पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। ये चीजें तो ये सही है। अब मानते हैं प्री के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस पे पीएचडी कर लें क्या? अरे भाई पीएचडी क्यों करोगे? कट ऑफ जा रहा है 91, पीएचडी करके क्या करोगे? भैया कट ऑफ क्वालिफाई करो ना, जहां दिमाग लगाना है आप वहां दिमाग नहीं लगा रहे हो, सार भर से पीटी की तैयारी कर रहे हो। सिलेक्शन ये तो सेल्समैन वाला काम करता है। सेल्समैन देखे हैं, कोई चीज नहीं, पढ़ते रहे, कोई आउटपुट आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, इनपुट लगाते रहो। पढ़ने का दूसरा अर्थ है कि आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, तभी जाके उसकी वैल्यू है। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं तो इससे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो आपके पढ़ाई में काम आ नहीं रहे हैं और रिजल्ट्स आपका बन नहीं रहे। उससे ज्ञान लेके क्या करिएगा? कोई ऐसा बच्चा बोल दे कि क्लास आए हैं हम सर ज्ञान अर्जित करने के लिए,
संभव ही नहीं है। यहाँ पे क्यों आए? जॉब लेने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। ज्ञान लेना है तो फिर कॉलेज में जाके ले, पीएचडी करे। यहाँ ज्ञान लेने नहीं, यहाँ टू दी पॉइंट्स पढ़ने आए हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उन बातों का, किन बातों को हम छोड़ के चलना है, किन बातों को हमें पढ़ना है, और किन चीज़ों को हमको सीरियसली पढ़ना है और किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो 150 में क्या 91 नंबर लाना कोई बड़ी चीज़ है क्या? आज के दौर में हम बता देना चाहते हैं बीपीएससी बहुत ही इजी एग्जाम है यदि सही से किया जाए। अभी हम मिथ तोड़ देंगे। बीपीएससी बहुत ही इजी एग्जाम है। दरोगा जब आप देते हो तो कट ऑफ जाता है 200 में 170 180। क्या गलत बोल रहे हैं? जाता है। बिहार पुलिस देते हो तो जाता है 100 में 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन। अरे बीपीएससी में तो 150 में 91 जा रहा है। और किस क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं? किस क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं? 7, 8, 9, 10 यही से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या ये बचपन में आपने नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एक एक मिथ को तोड़ रहे हैं आपको कि हार्ड नहीं है, बस गलत र्यूमर और आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो चुकी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दबा हुआ है इस वजह से। तो 7, 8, 9, 10 से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है बताइए? क्या आप नहीं कर सकते हैं क्या? बस अपने अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए कि मुझे करना है, सही तरीके से करना है। कहोगे सर रिटेन भी तो है। क्या आप 7, 8, 9, 10 में चोरी करके पास किए थे क्या? एक एक चोरी करके पास किए थे? नहीं ना। 11, 12 में चोरी करके पास किए थे, उसमें लिखना नहीं था। एक एक चीजों को आपके सामने, आपकी कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप कर रहे हैं। ये चीजें ग्रेजुएशन का जो एग्जाम दिए होंगे, भर भर के पेज लिखे होंगे, भले ही मनोरमा से पास किए होंगे, अलग बात है। क्या है? मनोरमा रेखा जो तमाम गाइड बुक चलती होगी, है ना, ईटीसी उतना तो नहीं जानते, एक दो जानते हैं तो बता दिए, है ना। लेकिन फिर वही चीज आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपके अंदर लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन था, इसके वजह से डर लग रहा था इस बीपीएससी से। 7th में भी लिखे होंगे, 8 में भी लिखे होंगे, 9th में भी लिखे होंगे, 10th में भी लिखे होंगे। उसी को एक जगह सेग्रेटेड फॉर्म में लिखना है, बेहतरीन तरीके से लिखना है। तो सर एज बढ़ने के साथ यादाश्त कमजोर हो रहा है ना, ये भी हो सकता है। क्योंकि सर यादाश्त कैसे मजबूत हो? तो देखो ठीक है, होता है कि चलो ठीक है, बैकअप पीछे की चीजें बहुत कुछ भूल जाते होगे। तो उसके लिए एक चीज करना, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो पढ़ने के बाद उस चैप्टर को बंद करो, आंखें बंद करो और 10 मिनट उस पर सोच के एक समरी लिखो खुद से। कुछ मत लिखो, कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं, कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं। इसे कहते हैं एक्चुअल मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं होता है क्या? मेडिटेशन का मतलब वो नहीं होता है ओम 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 करना, ठीक है, ये ढोंग है, ठीक है क्या? मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये चीजें, वो चीजें याद रह रही है, जो चीजों को आप सोच रहे हो नजर आपकी वहां पे है या नहीं है, ये मेडिटेशन हुआ। यही हुआ ना मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करते हैं? आप फोकस करने के लिए करते हैं ना। ये चीजें, जब चीजें फोकस हो ही नहीं रही है तो फिर पढ़ाई किस काम का? ये चीजें, तो एक्चुअल चीज यही है कि उस चीज को थॉट प्रोसेस करिए, जिसको हिंदी में कहते हैं बौद्धिक जुगाली, ठीक है ना। ये चीजें करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कहोगे सर एक्चुअली में ये जाके करना, हम लिख के देते हैं 15-20 दिन में आपके अंदर चेंजेस दिखने लगेगी ये चीजें। अब मानो एक चैप्टर पढ़े प्रियम्बल, या हिस्ट्री में ही पढ़े यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो जितना पढ़े 2-4 पेज, ऐसा नहीं कि सारा पढ़ लेना एक बार में, ऐसा मत करना, ठीक है। 2-4 चीजें पढ़ो, उसके बाद उसको रिकॉल्स करो, ठीक है, थॉट प्रोसेस में लाओ, फिर उसकी एक समरी लिखो। धीरे धीरे ये जो है कंसेप्ट बनती चली जाएगी, तब फिर उससे आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें तो प्रॉपर ये है तैयारी का नजरिया, ठीक है। और कभी कोई पीटी और मेंस अलग बताए तो फिर उसी से पूछ लेना, भैया बताओ मेंस में क्या करें, पीटी में उसी को एक क्वेश्चन से दे देना, भैया बैठ के तुम ही आंसर राइटिंग कर दो। भैया पीटी तो एक कट ऑफ मार्क्स लाना है ना, यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्या
मेन क्या है, आपका उत्तर लेखन होना चाहिए, वहीं से नंबर बनेगा। तो जो मेन है उसको लोग छोड़े हुए हैं, पूरा मार्केट गुमराह किए हुए हैं कि भैया पीटी पर हो, पीटी पर हो, जहां से रिजल्ट बनेगा वो पढ़ो ही मत। वाह, क्या कर लोगे पीटी बना के, क्या कर लोगे पीटी करके? यदि पीटी पास भी कर लोगे ना तो ये सबसे ज्यादा दुख वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करके 1 साल पीटी पढ़ाया और मेंस में लटक गए, सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। अब चाहे किसी भी स्टेज में लटके, लटकना का मतलब लटकना ही होता है। इस वजह से एक बैलेंस अप्रोच के साथ तैयारी करो, ठीक है ना। ये चीजें हर एक चैप्टर जब भी पढ़ना तो उससे आप रिलेटेड क्या करना, एमसीक्यू बनाओ। किसका एमसीक्यू बनाना? यूपीएससी और बीपीएससी। तीसरा कोई देना फाड़ के फेंक दो। हमें कोई आता है लेके क्लास में, सर फलना का टेस्ट सीरीज है, फाड़ के फेंक देते हैं। भैया हम तुम्हारे कोचिंग का तैयारी करवा रहे हैं क्या? बीपीएससी तैयारी करने आए हो कि हम फलना कोचिंग का तैयारी थोड़ी करवा रहे हैं? हा? आओ हमसे यूपीएससी का क्वेश्चन पूछो, उसके लिए उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल हमें, बिल्कुल हमें। यदि यूपीएससी का क्वेश्चन ना बने उसके प्रति जिम्मेवारी मेरी है, बीपीएससी का क्वेश्चन ना बने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एकदम बेहिचक कह सकते हो सर आपने पढ़ाया और क्वेश्चंस नहीं बना, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन हम किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेके आओगे तो सीधे हम उठा के फेंक देते फाड़ के, क्योंकि हम उसका तैयारी नहीं कर पाते। भैया जाओ तुम्हारा कोचिंग है उसी से पूछ लो, हम उसकी जिम्मेवारी थोड़ी लिए हैं। क्या गलत बोले? उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है ना किसी कोचिंग की। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लो ना, बेहिचक जवाब दे देंगे हम। यदि नहीं बनेगा तो रिस्पॉन्सिबल भी हैं उसके प्रति। बीपीएससी का पूछो, बिल्कुल हम इसकी जिम्मेवारी लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना पूछोगे और जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रति स्टिक रहोगे, आप सिलेक्शन के उतना करीब हो। लिख के देते हैं गारंटी के साथ, आपका देखना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप ये यकीन करना, जाके आप क्वेश्चंस बनाओ हर एक चैप्टर के बाद और उससे देखो कि मेंस क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सिलेबस के, क्वेश्चंस भी अभी दिखाएंगे, थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। ये मिटाना कैसे, ये हटा दिए ये चीजें। अब पॉलिटी में देखोगे क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर हम लिखना चाह रहे हैं। प्रस्तावना, क्या इससे प्री में क्वेश्चंस दिखे हैं या नहीं दिखे? दिखे या नहीं दिखे? और 68 के अंदर जाके चेक कर लेना, मेंस में पूछा है डायनेमिक सेक्युलरिज्म क्या होती है, डायनेमिक पंथ निरपेक्षता क्या होती है, गत्यात्मक। यदि आप धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं हल होगा क्या प्री में और मेंस में? होगा या नहीं होगा? यस और नो? ये चीजें क्या अलग है? वही प्रस्तावना आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहां से क्या पूछ देगा, 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं ये पूछेगा ना। बेसिक चीजें प्रस्तावना को सब पता है, आप उससे हट के क्या करोगे? तो प्रस्तावना में आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर को मानने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? बेसिक सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब करेगा तो कुछ वर्ड के लिए जजमेंट भी दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल राजनारायण केसेस, कुलदीप नैयर केसेस, ठीक है ना। किस वर्ड के लिए? बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं सिर्फ प्रियम्बल के लिए ही लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जिसे चाहे होल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे चाहे उसे बेसिक स्ट्रक्चर मान सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हमारी सरकार नहीं कर सकती है। क्या क्लियर है? तो क्या ये प्रस्तावना से पीटी में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, क्या 68 में ही तो क्वेश्चन आए, 68 में भी आए, 69 में भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे आए हैं। क्या मेंस में क्वेश्चन नहीं आए हैं? एक हाथ से मौलिक अधिकार छीना गया तो दूसरे हाथ से दिया गया, पूछे हैं क्वेश्चन से, यहाँ से पूछे हैं, ऐसे नहीं है। मौलिक अधिकार से देखोगे तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो। आर्टिकल 19 खास करके, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू, क्या है? राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट टू फ्रीडम, बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अपने मन की बातों को प्रकट करना, यही होता है ना।
ये चीजें। और आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, है ना, जीवन की स्वतंत्रता। इसमें अब 19 में सबको पता है, अभी 2023 में एक जजमेंट्स आए थे मलयालम चैनल ऑन मीडिया को लेकर। अब इसमें 2023 का जजमेंट्स आपको कोट नहीं करोगे तो नंबर देगा क्या बीपीएससी? बीपीएससी हमेशा क्वालिटी कंटेंट खोजता है, वहाँ पेज भरने का नहीं, ठीक है ना। पेज भर के आओगे तो सोचोगे हमें 38 में 30 दे दे, 25 दे दे, संभव नहीं है। अब 2.5 पेज में ही क्वालिटी आंसर लिखो, आपको लिख के देते हैं कि 20 नंबर से कम नहीं देंगे, 20-22 नंबर। आपको डाटा पॉइंट पुट करने होंगे, समझ रहे हो ना, डाटा पॉइंट लिखने होंगे, ये चीजें। जजमेंट्स आपको डालने होंगे। तो सर जजमेंट कैसे याद रहेगा? आ जाता है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप पढ़ना शुरू करोगे बेहतर तरीके से तो चीजें आ जाती है। आर्टिकल 21 में पढ़े होंगे, है ना, इथुनेसिया वगैरह पढ़े होंगे आप, अरुणा शानबाग का केस, है ना। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार और मरने का भी अधिकार है, पता है ना। अब कहोगे सर मरने का अधिकार है, फांसी पे लटक जाए क्या? हाँ, अरे मरने का अधिकार वैसा नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है। जो अपने ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे जीवित नहीं रह सकते हैं और फाइनली मेडिकल पैनल दिया घोषित कर दिया जाता है हम इस व्यक्ति को नहीं बचा सकते, फिर उस पर विचार की जाती है क्या इसे, है ना, मरने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि हाँ फांसी पे लटको, हम आप ही तो बोले थे मरने का अधिकार है, जाके गंगा जी में कूद गए, इस तरीके से नहीं है, ठीक है। ये चीजें इसके प्रावधान है हमेशा, ठीक है। तो ये चीजें क्या फंडामेंटल राइट्स 19 से नहीं पूछते हैं, पीटी में क्वेश्चन है, किससे नहीं पूछते हैं? आर्टिकल 14 से अभी भी 2-2 बार क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्या ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। 69वीं में तो पूछा है, क्वेश्चन देख लीजिए। और 68वीं में एक क्वेश्चन पूछा है, दोनों में पूछा है, बस मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 14 68वीं में पूछा है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, चाहे वह विदेशी क्यों ना हो, चाहे वह इंडियन ही क्यों ना हो, है। और यह विधि के समक्ष समता और समानता, भले आर्टिकल 14 किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं विधि के समक्ष समता और समानता, इस वर्ड को ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है? बच्चे कंफ्यूज होके एकदम बोलते हैं ना कि जल्दी झटपट में क्वेश्चन मत बनाओ, तुरंत 14 देखा कि लगा दिया यूएसए। अरे इसके अंदर का वर्ड पढ़ो और आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। 68वीं में क्वेश्चन है, हम दिखा देंगे क्वेश्चन यहाँ पे, हम दिखा देंगे आपको आगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि 14 समझ के तो क्वेश्चन जो सबसे इजी लगे ना तो उस क्वेश्चन पे आप रुको, ढंग से पढ़ो, ठीक है, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। 67वीं में एक क्वेश्चन पूछा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कौन लिखे थे? कौन लिखे थे? आप सब कहोगे राम प्रसाद बिस्मिल कहोगे ना, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल 67वीं का क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं लिखे थे, बिस्मिल अजीमाबादी लिखे थे, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल उसको फेमस किए थे, ठीक है। तो लोग क्या लगा देते हैं सर, राम पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल। अरे भैया यही चीज है। तो सही ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पिक कर रहे हो तो आप एग्जाम के करीब हो, आप उतनी बेहतर आंसर कर पाओगे, उतना एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब कोई गाना अरिजीत सिंह गाए तो इसका मतलब गाना अरिजीत सिंह लिखे हैं क्या? नहीं ना। यदि राइटर पूछेगा तो अरिजीत सिंह थोड़ी लगाओगे, गाना कोई और लिखे होंगे ना, कोई और कंपोज किए होंगे, गाए ना अरिजीत सिंह है। ये चीजें हैं। बहुत कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ देता है ना, वो चीजें यदि आपकी देखो, एक बात एक हमेशा रहना, हार्ड क्वेश्चन गलत कर दो बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाए तो सबके लिए हार्ड है। यदि आप इजी क्वेश्चंस गलत करते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे होते, सामने वाला नहीं, सामने वाला गलत नहीं कर रहा होता है। क्लियर है? ये चीजें आगे हम जब पढ़ेंगे। डीपीएसपी
आगे हम जब पढ़ेंगे डीपीएसपी, क्या इससे क्वेश्चंस पूछते हैं या नहीं? प्री में और मेंस में नहीं आते हैं क्या? बस ऐसे कुछ चैप्टर का नाम बता देते हैं। डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं या नहीं? इलेक्शन कमीशन आते हैं या नहीं आते हैं? जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आर्टिकल्स पूछ लेता है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्विलोकन का आर्टिकल्स क्या है, आते हैं या नहीं आते? राष्ट्रपति क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर से आते हैं। एक बार तो अभी पूछ लिया था 64वीं या 65वीं में आई थिंक, है ना, क्वेश्चन पूछ लिया था, राज्यपाल बिहार सरकार की कठपुतली है ना। अब गवर्नर साहब हो गए नाखुश, बेचारा बोले आ जाओ भाई, है ना। तुरंत सरकार को एकदम समन भेजा, आयोग को बुलाया गया, समझ रहे हैं ना। बोले भाई आ जाओ, काहे भाई हम कठपुतली दिखते हैं क्या? बोला रे सर हम क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं सर, हमें भी नहीं पता रहता है। अच्छा बोला ऐसा बात है क्या? फिर क्वेश्चन विवादित हो गया था, हाल ही बीपीएससी का बात है ना, क्वेश्चन सेट कर दिया था। तो राज्यपाल से खुश हो गए, भैया हम तो इतने स्वतंत्र अधिकार हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तुम हमें कठपुतली बना रहे हो, है ना। तुरंत आयोग को बुला लिए, आयोग बेचारा को बोलना पड़ा सर क्वेश्चन जो सेट होता है हमें भी नहीं पता चलता है क्या अंदर सेट हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये सब भी क्वेश्चंस विवाद में आ जाते हैं, ठीक है। ये आप देखें, आप अपने आंखों से देखिए, किसी पे विश्वास मत करिए कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। मार्केट में जो गलत ट्रेंड चलाया गया ना, और भैया पहले प्री का रुपया दो, प्री का दाम लगाया जाएगा, फिर मेंस का दाम लगाया जाएगा, है ना, फिर इंटरव्यू। अरे भैया मेंस पढ़ाने नहीं आता है तो बंद कर दो कोचिंग, जहां से सिलेक्शन होगा वो चीज नहीं पढ़ाने आता है तो बंद कर दो ना, काहे दुकान चला के ठग रहे हो? ठगने का बहुत सारा है विधि, कोचिंग से ही ठगोगे क्या, है ना। दूसरा व्यापार कर लो। विद्यार्थी के साथ हमारे भी एक गुरु थे, हमेशा वो बोलते थे, है ना, रितेश कभी भी कुछ लाइफ में करना, स्टूडेंट के साथ कभी झूठ फरेब मत बोलना, हमेशा सत्यता के साथ। भले हम 2 रुपया कम कमाएं चलेगा, लेकिन हम हमेशा सत्य के साथ अडिग रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलवाएंगे। उस टाइम भी पहले भी हम बोले थे, जाके सुनिए, हम कौन दिलवाने वाले होते हैं? भगवान थोड़ी हैं जो आके आपके कॉपी पे लिख देंगे क्या? हम नहीं दिलवाएंगे, हम तो एक बस जरिया है, बस मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन आपको खुद ही लेना है, हम बताएंगे आपको रास्ता, एग्जाम में जाके हम थोड़ी लिखेंगे। जिन्हें आजकल बीपीएससी का भी नहीं आता वो भी बता रहे हैं कि भैया ऐसे कर लो, एक आंसर राइटिंग आप उसी के दे लो, सर थोड़ा लिख के दिखाइए ना, हमें नहीं आता है ना। जहां से उत्तर लेखन से होगा वो चीजें तो करवा नहीं रहे, और पूरा मार्केट में हल्ला किए रहते हैं। पीटी पर हो बच्चे हमसे आके 1500, कुछ बच्चे आते हैं दूसरे जगह से जुड़े हुए, बहुत जगह से जुड़े रहते हैं, हम ऐसे से मैसेज दिखा देंगे सर पीटी, जब फिर उनको समझाते हैं शांत हो जाते हैं। फिर अरे भैया पीटी मेंस अलग नहीं है, एक ही है, इस बात को समझो। अभी तो पॉलिटी का एग्जाम्पल समझाएं, फिर हम हिस्ट्री का भी समझा देंगे कि कौन ऐसा चैप्टर है जहां से प्री में क्वेश्चंस नहीं आते हैं और मेंस में आते हैं, एक एक चीजों को समझा देंगे। इतने सारे चैप्टर हैं, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, समझे, राज्यपाल, क्या नहीं आते हैं क्या प्री और मेंस में? संविधान संशोधन आते हैं या नहीं आते हैं? संविधान संशोधन पे बात कर लेते थोड़ा, पतला नहीं है तो फिर अब सही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई ना, यहाँ के बच्चे ऐसे भी तेज है, बोलेंगे तो भी समझ लेंगे, है ना। अब मानो संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन से पीटी में क्वेश्चंस आते हैं? मेंस में नहीं आते हैं क्या? अभी तो क्वेश्चन पूछा हुआ 68वीं का ही संविधान संशोधन के बारे में, है ना। आप देखिए क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है ये चीजें तो पता हो गया, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्स फॉलो होने चाहिए। जस्ट एक मिनट, एक माइक बंद, एक मिनट माइक बंद करिए, एक मिनट माइक बंद करिए।
तो ये चीजें संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू। अब सेलेक्टेड चीजों को पढ़िए, बी सेलेक्टेड, ठीक है। यदि आप सेलेक्टेड चीजों को बच्चों नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मुश्किल से क्वालिटी में 35 से 40 ऐसे टॉपिक हैं जिनके आप बेहतरीन तरीके से, आप जाना मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे अंजलि मैम का टेलीग्राम चैनल है और लिस्ट अवेलेबल करा दी, अंजलि जोशी करके रैंक 4th करके आएगा। मैम के टेलीग्राम चैनल पे ये सारे लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे लिस्ट दे दिए, 35 से 40 टॉपिक है। और जीएस ऑफ सिविल सर्विस पे मैम इसको डिस्क्राइब भी बहुत बेहतरीन तरीके से की है। जीएस ऑफ सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे मैम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। गारंटी के साथ कहते हैं उतना डीपली कोई नहीं बताएगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताते हैं लोग देखने में कम दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को फालतू बात है ना, पीटी नहीं निकालोगे तो मेंस कैसे दोगे। अरे भैया बोलो ना बैलेंसिंग तैयारी करने, पीटी तो एक जरिया होता है। हाँ, पीटी निकाल के ही क्या कर लोगे, ये कहीं नहीं बोलते हो, है ना। नहीं निकालोगे तब क्या करोगे, है ना। 35 से 40 टॉपिक दिए हुए, इसमें कितने नोट्स बनेंगे। मानो एक 5 पेज का एक बन गया टॉपिक, तो कितने पेज हुए, कितने पेज हुए ना। वही मानो ना 150-200 के आसपास बनेगा। आप मोटी मोटी बुक, है ना, लाल पीला हरा काला नीला बुक पढ़ते जाते हो, कोई बेनिफिट्स है उससे क्या। हाँ, ये चीजें खुद की नोट्स आप बनाओगे तो बेहतर तरीके से आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्लियर है। नोट खोजना मार्केट में छोड़ दो। जब चीजों को खुद से बनाते हो तो इंटरलिंकिंग करने की क्षमता जाती है, और जब अपने नोट्स में मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने नोट्स को, तो वो सिलेक्शन दिलवाता है। समझ आ रहा है। नहीं कोई हरा पीला काला नोट्स आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, है ना। अब वो बीपीएससी नहीं रहा, एक सुने होगे ना मिर्जापुर का डायलॉग, है ना, है ना। अब वो नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे, है ना, गुड्डू भैया बोले ना, है ना। हम अब वो गुड्डू नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे। सुने हो ना मिर्जापुर का फेमस डायलॉग, नहीं सुने हो, है ना। ये चीजें हमेशा एक स्मार्ट नोट्स बनाइए, बेहतर प्लानिंग के साथ चलिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो चल रहे डायरेक्शन लेस तैयारी कब तक करोगे, है ना। कब तक, कुछ तो करना है। कब तक बाबूजी के हड्डी पे कबड्डी खेलोगे बताओ, है ना। ये चीजें कब तक। इसलिए खुद कुछ करना है। एक यहाँ उद्देश्य लेके आए, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आए हो ना, ऑब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो आए नहीं, और आप पढ़ रहे हो तो आप समझना बहुत लक्की हो जो आपके फैमिली यहाँ पढ़ा रहे हैं। झांक के देख लो अपने आसपास, अपने गांव में देख लो, कितने ऐसे भाई होंगे, कितने ऐसे बहनें होंगी जिनको निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। आप एटलीस्ट यहाँ पे हो ना तो अपने आप को लक्की समझो, है ना, भाग्यशाली समझो कि आपके पिताजी यहाँ तक पहुँचाए हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं, देखिए आप अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन होना नहीं होना वो दूसरी बात है। यदि आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो नहीं पता कितना आप सफल हो पाओगे, इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन इतनी गारंटी जरूर हम बता सकते हैं कि आप एक बेहतर इंसान जरूर बन जाओगे। लाइफ में कभी भूखे नहीं रहोगे, कुछ अच्छा कर जाओगे। और सब कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, मानते हैं सिलेक्शन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ खत्म, ये भी नहीं है। ठीक है, पढ़ रहे हैं आप, अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना, ये चीज़ें। लेकिन ये सोच लीजिएगा कि सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। यदि ये सोच के कर रहे हैं तो फिर यूपीएससी बीपीएससी आपके लिए नहीं है। यहाँ धैर्य का परीक्षण है। जितना धैर्य रखिएगा उतना ही सफलता के करीब रहिएगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो पढ़िए, कंटिन्यूटी लाइए, डेडिकेशंस लाइए, डिसिप्लिन लाइए। कुछ दिनों के लिए पार्टी उटी भूल जाइए, ठीक है ना। बहुत लोगों सोच रहे होंगे कि अरे फलनामा बुलाया, नहीं जाएंगे पार्टी में तो वो नहीं आएगा। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, सामने से बोलेगा भैया हम शादी में नहीं बुलाओगे क्या, है ना, क्या है कि नहीं,
सामने से बोलेगा, ये मत सोचना, तो भूल जाओ, ठीक है। जो आपके अपने होंगे वह समझ लेंगे, जो आपके अपने नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे। जो आपके हर चीज में हाँ में हाँ मिलाता हो ना, तो समझ जाइए वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। दोस्त ऐसा हो जो आपको गलत काम करने से रोके। यदि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत पाथ पे जा रहे हो, तो आपको वो मना करे, है ना, आपके उस काम के लिए लड़ जाए लेकिन आपको जाने ना दे, चाहे उसके लिए दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए। तो लाइफ बहुत बड़ी है, इसलिए हमेशा ये मत सोचिए कि सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मतलब जिंदगी स्पॉइल हो। एक निदा फाजली जी का बहुत ही बेहतरीन लाइन है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। निदा फाजली जी का बहुत ही बेहतरीन लाइन है। सब कुछ किताबों में ही नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब संविधान संशोधन की जब बात कर रहे थे, यहाँ हमको बोलेगा कि कितने संविधान संशोधन हुए, बताओ आप लोग जरा। हाँ, टोटल 106 संविधान संशोधन हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन होता है 104-5 में, ठीक है। 106 संशोधन, क्या आपको बोलेंगे बच्चों, क्या 106 संविधान संशोधन आप याद कर लोगे? संभव है? नहीं ना, कर लोगे? नहीं संभव है ना। हमेशा बोलते हैं बी सिलेक्टेड। यदि आप सिलेक्टेड चीज़ों को नहीं पढ़ते हो तो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो, फिर हवा में आप तीर मार रहे हो। यदि हमसे पूछा जाए कि भैया ठीक है, इतने में कौन कौन से संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है, एज ए स्टूडेंट हम रहे और हमसे ये सवाल पूछा जाए, तो हम कहेंगे फर्स्ट, फर्स्ट है ना, ये चीजें। पहला संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ बता देंगे इसका ओवर भी। 24-25, 38-39, 52, 61, अच्छा एक बार बच गया सब, रख लेते, 42, 44, 86, 73, 74, ये चीज मिट जाएगा, नहीं है, इसे नहीं है, इस ये वाला से, अच्छा इसे कर दे, ठीक। 73, सर भेजे थे क्या, एड्रेस पे पहुंच गए? हाँ थोड़ा सा बोल दीजिए, बहुत इमरजेंसी है ना। 73, 74, ठीक है ना। अब आगे चलोगे, जीएसटी किस में आया था? जीएसटी किस में आया था? सही बोले। और आगे चलोगे आर्थिक आधार पे, है ना, चाहेगा। यदि हमसे पूछा जाए कौन कौन से संविधान संशोधन पढ़ा जाए भैया, तो पहला क्या है भैया? पहला संविधान लैंड रिफॉर्म। अब हम कहानी बना के इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बात यहाँ बता देते, आप जिस जगह में बैठे हैं ना, यहाँ भीड़ है, ठीक है, मुसल्लापुर हाट है ना, भीड़ ज्यादा है और तनाव भी ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। जवानी में तनाव आना स्वाभाविक, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, विरोधी हैं, तो जवानी में तनाव आना तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो तनाव उनाव मत लीजिए, आप ये चीजें पढ़ के गए, यहाँ से लाइब्रेरी गए, बगल वाला बच्चा कहता है कि सर, बगल वाला बच्चा क्या कहेगा, अरे ये पढ़ रहे हैं, आप उधर देखने लगोगे लाइब्रेरी में, अब तनाव आना स्वाभाविक है। अरे भैया ये तो नहीं पढ़े, बगल वाला ये पढ़ रहा है, हो गया तनाव। अरे भैया छोड़ दो ना, जो जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ो ना। हाँ भैया तीर मार लो, तुम ही तीर मार लो, ठीक है। ये चीजें, ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो सिलेक्टेड चीजों को पढ़िए, है ना। हमको कहेगा इतना संविधान संशोधन, तो कहोगे सर इसके बाहर आया तो, हम कहेंगे नहीं आया तो, है ना, क्या नहीं, अब बोल देंगे, वही बोलोगे सर आ गया तो आ गया, हम कहेंगे छोड़ दो, ठीक है। पीएचडी थोड़ी करना है जी 150 में 150, पहले तो बोल रखे हैं, क्या गलत बोले? 150 में 150 नहीं लाना है ना, सब कुछ पढ़ लोगे तो 150 में 150 नहीं आ जाएगा, नहीं तो 140 तो आइए जाएगा। हाँ
जब 140 आ जाएगा तो पीटीए में तीर मारो। फिर क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, तो कुछ चीजें यदि आप सब क्वेश्चन करने में सफल हो ही गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर आप पीटी मास्टर हो। समझ रहे हो ना ये चीजें? तो वही चीजें बोला, ठीक है आगे आ रहे, कोई स्ट्रेस क्यों लेना है, छोड़ दो। क्यों लगा है उसके पीछे एकदम, नहीं है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी बनना है इसी में आपको? अरे नहीं दशरथ मांझी बनना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ये करना है, ठीक है ना? ये आना चाहिए आपको। रिजल्ट से मतलब है कि आपको रिसर्चर बनना है। रिसर्चर बनना है तो फिर कंपटीशन मत करिए, ठीक है? ये चीजें तो आप एकदम पूरा पढ़ने लगे हर चीजें, ऐसा नहीं है कि पढ़ो, हम ये चीजें नहीं बोलेंगे। बाद बाकी के लिए भी टाइम रखो, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है और चीज, उसके बाद टाइम मिल जाएगा तो पढ़ लो पूरा। उसके बाद यदि आपको टाइम मिल जाए तो हम कहाँ कह रहे हैं मत पढ़ो भैया, पढ़ लो, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको टाइम ही नहीं, उसके बाद आप पूरा थक जाओगे। हो गया सर, उतने में कहोगे आके किसी दिन सर सिलेक्शन हो गया, मिठाई खा लीजिए, ये चीजें है ना। ये चीजें सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, है ना? वही होता है ना, दिल तो पागल है ना? ये चीजें दिल को पागल नहीं बनाना है, ठीक है ना? सेलेक्टेड चीजों, अब एक में क्या है, इसको स्टोरी तरफ फिरो ना, है ना? शंकरी प्रसाद केसेस आया था, ठीक है? अब खाली याद कर लियो, लाल हरा नीला, लगता है जब तक एकदम उसको एकदम मार नहीं देंगे नीला हरा काला करके तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। अरे शंकरी प्रसाद केसेज आया था, उसमें क्या है, मौलिकता को कम करने की बात कही गई थी, ठीक है ना? ये चीजें और सारी बातें कही गई थी, उसी में भूमि उन्मूलन की बातें कही गई थी, लैंड रिफॉर्म्स की बातें कही गई थी, ठीक है ना? तो ये चीजें एक कहानी के तरह पिरोया जाएगा तो आप इजिली, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया मामला, क्या था शंकरी प्रसाद केसेज, समझ रहे हो ना? ये चीजें जब बिल्डअप होगी तो आप इजिली मेंस में भी लिख सकते हो और इजिली पीटी में भी लिख सकते हो, बना सकते हो। क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हाँ, बस रटे जा रहे हो एक नंबर, लाल हरा नीला काला, लैंड रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स। अरे भैया आप छोड़ दो, अब क्या भूमि के अंदर ही डाल के मानोगे क्या उसको, है ना? ये चीजें इतना भी नहीं करना है, ठीक है? हमेशा स्टोरी में पूरी एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो क्या एक फ्लो बनते जाता है कहानी की तरह, कितना मजा आता है पढ़ने में, है ना? क्यों? क्योंकि एक स्टोरी की तरह जाता है, लगता है कि दिमाग में सेट हो रहा है हर चीजें, बर्डन नहीं पड़ता है। तो ये आपको बर्डन नहीं पड़ेगा यदि आप एक स्टोरी की तरह पिरोगे तो। क्लियर है ये चीजें? अब आते हैं ये चीजें, अब 38वां 39वां को सर क्यों लिखे हैं? अब ये था इंदिरा गांधी का दुर्गा देवी और चामुंडा बनने का संशोधन। आप कहोगे सर दुर्गा देवी चामुंडा कैसे बन गई, वो तो इंसान ही थी सर, है ना? पता नहीं ना जाने क्या क्या बोलने लगा कि इंदिरा दुर्गा है, देवी है, चामुंडी है ना? ये चीजें भैया, अब बताओ भैया लोकतंत्र में कोई दुर्गा देवी होगी कि व्यक्ति होगा? तुम ही बताओ। अब है व्यक्ति से दुर्गा देवी चामुंडी बन जाती है ना? लोकतंत्र में क्या है, सबको समान अधिकार है या नहीं है? भाई हमको भी समान अधिकार है, आपको भी समान अधिकार है, यही तो लोकतंत्र कहता है। यहाँ दुर्गा देवी बन रही है, क्लियर है? तो ये चीजें था क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका की शक्ति को कम करना चाहती थी। न्यायपालिका की शक्ति को क्या करना चाहती थी? कम करना चाहती थी। राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा, क्या अध्यादेश का आर्टिकल 1 2 3 यही है ना? ऑर्डिनेंस यही है ना? यही है ना? 1 2 3 कैसे याद कर सकते हो? मतलब तीनों का शक्ति जो अकेले राष्ट्रपति उपयोग कर लेगा, 1 2 3 इस तरीके से। क्या बर्डन है इसमें, समझ आ रहा है? ये चीज कितना इजी है। 123 मत याद करो, 1 2 3 याद करो ना, मतलब तीनों का शक्ति अकेले राष्ट्रपति यूज कर रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इस लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, पता है तीनों का शक्ति कौन यूज करेगा? तो अध्यादेश बोला भैया, अध्यादेश लाएंगे, उसका न्यायिक पूर्णावलोकन नहीं होगा। न्यायिक पूर्णावलोकन क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, है ना? जुडिशियल रिव्यू,
बोला भैया ऐसे कैसे, वहीं पे था, वहीं पे बैठे थे CGI वगैरह। बोले भैया ऐसे कैसे करोगे? बोला हाँ, इंदिरा गांधी बोली हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हाँ। अब तुम संसद में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें तुम नहीं कुछ कर सकते हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो मामला नहीं जाएगा जुडिशियल रिव्यू में, कोई कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। तो इंदिरा गांधी हमेशा न्यायपालिका को दबाना चाह रही थी। ठीक है, ये चीजें कहां से, इसीलिए ये 38वां संशोधन 38वां करना पड़ा, तो उसके लिए उनको 39वां संशोधन भी करना पड़ गया था। इस तरीके से एक स्टोरी में पिरोगे तो हमेशा चीजें याद रहेगी। जैसे अभी कहते हो ना, मोदी मोदी करते हो ना, लालू जी उधर कहते कितना चिल्लाएगा है ना, गलफरे फट जाएगा, है ना, ये चीजें ना नहीं कहते हो। अरे भैया ठीक है, व्यक्ति विशेष का महत्व इतना ऊपर हो गया है, बताओ ही मतलब क्या, आम जनता का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, व्यक्ति विशेष का महत्व हो गया, है ना। जो वो इंदिरा गांधी उस टाइम किया करती थी, अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी चल रहा है, पीछे चल रहे मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आपके ऑनलाइन के माध्यम से है ना देशद्रोह ना कहलाने लगे, ये चीजें, ठीक, ये चीजें था। तो हमेशा इंदिरा गांधी क्या चाह, आपात काल का था ना, इमरजेंसी का सीन था ना उस टाइम 1975 में, और 71 में वह चुनाव जीत कर आई थी। 1971 में 1971 में चुनाव जीत कर आई थी, और 1975 का ये सब स्टोरी घट रहा था। और 1975 अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। 16 रिलीज हुआ था, अब तो याद आ जाएगा सर। हाँ, अब कैसे नहीं याद आएगा सर, 16 पता है ना, गब्बर है ना, कहता है ना ये हाथ मुझे दे दे, है ना, वही 1975 का समय था जिस टाइम इमरजेंसी लगा था और 16 मूवी रिलीज हुई थी। समझ आ रहा है? क्योंकि सर अब तो अच्छा रिलेट हो रहा है, अब तो याद हो ही जाएगा, है ना, ये चीजें समझ आ रहा है, ये चीजें। फिर 24वां 25वां को देखोगे तो ही इंदिरा गांधी क्या है, फिर अपना क्या की शक्ति का वर्चस्व दिखाने लगी। फिर सोची कि नहीं, न्यायपालिका को कम किया जाए। हाँ, 24वां 25वां बोला गया था, क्या बोला गया था कि भैया यही बोला गया था कि मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ ना होगा, संपत्ति के अधिकार को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अब इंदिरा गांधी आ गई बड़ी टेंशन में, है ना, 1967 का टाइम था, अब आ गई टेंशन में। अब उस टाइम थे, है ना, उनके गृह मंत्री गोखले, वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, दूसरे गोखले थे। ठीक है, ये चीजें है ना, उस टाइम आया था फैसला, ठीक है ना, ये चीजें। तो छेड़छाड़ नहीं, तो उधर बुलाया कि भैया देखो, अपना गृह मंत्री को बुलाया, देखो भैया बोला है भाग 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं करने। तो गृह मंत्री बोले, इंदिरा गांधी बोली कि 3 को बोला नहीं छूने। तो गृह मंत्री क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, 3 को नहीं छुएंगे, किसी और को छुएंगे। बोला किसी और को छुएंगे मतलब, अरे भैया 3 को नहीं छुएंगे, 368 को छुएंगे। 368 में क्या है, संशोधन। गृह मंत्री, तब गृह मंत्री पे बहुत खुश हो गई इंदिरा गांधी, बोली व्हाट एन आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, पर ही हो गए, है ना, समझ आ रहा है ना। 3 को नहीं छूना है, किसको छूना है, 368 को छूना है। भैया 368 से संशोधन कर देंगे, क्या दिक्कत है ना, ये चीजें। ये चीजें, ये मामला था 24 और 25 को, ठीक है ना, ये चीजें। इस तरीके से क्या स्टोरी पिरो के पढ़िएगा तो नहीं याद होगा क्या, क्या क्या प्रावधान था, क्या इंदिरा गांधी की क्या कर रही थी। वही इमरजेंसी का रोना अभी तो भाजपा रो रहा है, ठीक है ना, ये चीजें। तो इतिहास दोहराता है, अभी भाजपा वाले दोहरा रहे थे, फिर कभी दोहराया जाएगा इतिहास। लेकिन बीच में पीस कौन रही होती है, जनता, है ना, जनता ही पीस रही होती है ना। तो ये चीजें था 24-25 का। तो इस तरीके से एक स्टोरी में पिरो के पढ़िए, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे चेंजेज हुआ तो इंदिरा गांधी भैया बोली, फिर बोली कि भैया हमें अब ना समाजवादी बनना है, ठीक है। हमने गृह मंत्री गोखले से बोली, अब हमें समाजवादी, बोले समाजवादी बनना है आपको, बोला हाँ। बोला एक काम करो, डीपीएसपी को हावी कर दो, मौलिक अधिकार को दबा दो, क्या दिक्कत है, अपनी सरकार, जिसकी लाठी उसी की भैंस,
समझ आ रहा है? बनो समाजवादी, क्या दिक्कत है? मौलिक अधिकार को दबा दो और डीपीएसपी को ऊपर कर दो। पता होगा ना डीपीएसपी, है ना, क्या होता है, राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है, वो सुप्रीम कोर्ट उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती, हाई कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकती, आपको पता होगा, है ना ये चीजें। तो डीपीएसपी को बोला हावी कर देने। फिर आगे चल के एक मामला भी आया, आपको पता होगा कि क्या बोला गया था, ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, मिनरवा मिल्स केस में बोला गया था ना तो डीपीएसपी श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का उद्देश्य है जनता को अधिक से अधिक लाभ देना, ठीक है, देश के हित में काम करना। आगे स्टेटमेंट आया था। क्या इस तरीके से पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा? ऐसा होगा क्या? इस तरीके से पढ़ना है प्रॉपर, ठीक है ना ये चीजें। फिर आगे देखो 42वां 44वां को पता होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं, 42 अमेंडमेंट। 1973 में केशवानंद भारती का आया था ना जजमेंट्स, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, आया था या नहीं आया था? ठीक है। और 42वां में इंदिरा गांधी रगड़ की खूब संशोधन की, क्या नहीं बदला? अरे बोला कुछ तो छोड़ दो, इंदिरा गांधी बोली ना अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बदल देंगे। प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या नहीं बदला यहाँ पे। इसीलिए तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और उस टाइम किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की कांग्रेसी सरकार थी। और 44वां में किसकी सरकार बनी? फिर 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार आई सत्ता में और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे या नहीं? फिर अधिकतर जो 42वां में किया गया ना, 44वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? रद्द किया गया, वापस किया गया बहुत चीजें। आपको पता होगा लोकसभा का कार्यकाल 42वां में 5 से 6 कर दिया गया। सोच लो, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का कर दिया गया था? 5 से 6 वर्षों का। वापस जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर वापस 6 से क्या कर दिया गया? 5 कर दिया गया। तो सरकार और न्यायपालिका के बीच बहुत एक टकराहट सी स्थिति हो रही थी। फिर आगे चल के संपत्ति के अधिकार पे हमला बोला गया, आपको पता ही होगा, उसको भी हटाया गया, मौलिक अधिकार के दायरे से हटाया गया ना। 300 में रखा गया, है ना। जितनी पिटाई संपत्ति की अधिकार की, उससे ज्यादा, है ना, किसकी हुई थी? हंगामा मुहिम में राज्यपाल यादव की, है ना। इतनी संपत्ति के अधिकार की पिटाई नहीं हुई, बताइए, है ना। इस तरीके से बुरा स्थिति था इस टाइम सरकार और न्यायपालिका के बीच, दोनों में तानातानी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भैया हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ, लड़ो आपस में, क्या दिक्कत है? हम तो कहते एक बार अखाड़ा में ही कूद जाओ, है ना, देख लो कौन सर्वश्रेष्ठ है ना। पता नहीं इंदिरा गांधी को क्या क्या उपाधि मिल गया, है ना, पता होगा, आयरन लेडी। दुर्गा देवी तो पहले ही मिल गया था, क्या ये चीजें। फिर कुछ इस तरीके से पिरोगे स्टोरी तो याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद रहेगा। क्या ये प्री में नहीं आते हैं? आते हैं ना। 52वां एक था, 52वां में क्या है? अभी चुनाव का टाइम है। और 52 कितना इंपॉर्टेंट है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, है या नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें, पता ही होगा। दल बदल अधिनियम, भैया कूद के चुनाव के बाद इधर से उधर मत जाना, नहीं तो पैर हाथ तोड़ देंगे, है ना ये चीजें। लेकिन व्यवहार में कुछ और होता है, ठीक है ये चीजें। अब 61 में भी क्या था? चुनाव 21 से 18 किया गया, अभी इलेक्शन का टाइम है। तो ये सब इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो बच्चों याद रहेगा हमेशा। क्लियर हो रहा है ना? पीटी में ऐसा लग रहा है। 68वीं में संविधान संशोधन की आलोचनात्मक परीक्षण करने बोला गया। 68वीं में आलोचनात्मक परीक्षण, इतना तो पॉइंट बता दिए, क्या टकराहट चल रही थी, समझ आ रहा है ना ये चीजें। इसीलिए कहते हैं डिटेल से पढ़ो, खराबी नहीं करेगा। और 86 सब नहीं अभी डिटेल बताएंगे, जब क्लास आएगा तो पूरा। 86 में क्या है? शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। और ये है फंडामेंटल, 2002 में किया गया था, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स में है आर्टिकल 21A है। फंडामेंटल राइट्स में भैया ये अधिकार दिया गया हो, ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जानते हो, सुप्रीम कोर्ट अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वो करना पड़ेगा। वो ऑर्डर सिर्फ नहीं दे रहा है, भाई करो चीजें लागू, समझ में आ रहा है ना।
हाँ, कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में यही फर्क होता है भाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाध्यकारी है, कमीशन का ऑर्डर बाध्यकारी नहीं है। सरकार का मन होगा मानेगा, मन होगा नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। ये आपको आदेश दे रहा है सही सही से, करो चुपचाप, नहीं तो फिर हम देख लेंगे। अभी हाल ही में देखे होंगे ना मोदी जी को कितना ऑर्डर पड़ा है, हाँ? और 400 पार हो जाएंगे तो कहीं फिर संशोधन करना शुरू ना कर दें न्यायपालिका में, क्या अब की बार 400 पार नारा लग रहा है ना, ये चीजें। देखो पॉलिटिकल साइंस है, थोड़ा बस पॉलिटिकल एजेंडा आएंगे, है ना, कोई भावनात्मक दृष्टिकोण से मतलब वह मत जाना, ये चीजें। थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स की बात आएगी तो कोई आप कांग्रेस के होंगे, कोई बीजेपी के होंगे, हर का जो सही रहेगा। अब इंदिरा गांधी की तो इतना आलोचना की, अब क्या करके मार दें क्या? नहीं, पहले चल गई है बेचारा, अब क्या मारे ये चीजें, ठीक है ना। तो सेलेक्टिव चीजों को पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात के 21 में है, डीपीएस में 45 है, नहीं आ रहा है, 45 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां है। अब मानो यहाँ 21 में सरकार, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया भैया बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है, शिक्षा का व्यवस्था कराओ। अब राज्य को बोला गया भैया तुम प्रावधान करवाओ। ये वैसे बाध्यकारी नहीं, लेकिन राज्य को बोला गया ना, डीपीएस भी पता होगा, राज्यों के ऊपर छोड़ा गया। जैसे जैसे उनके हित में आएगा वैसे वैसे जनता की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। यही था ना आर्टिकल 45, ठीक है, ये चीजें। और फंडामेंटल ड्यूटीज 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है भैया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यवस्था भी कर दिया गया, डीपीएसपी के द्वारा राज्यों पे भी छोड़ा गया। अब राज्यों पे छोड़ा गया क्या, अब नीतीश कुमार बच्चे को घर से पकड़ पकड़ स्कूल पहुंचाएंगे क्या? हाँ, नीतीश कुमार घर से क्या एक एक बच्चे को लाएंगे? नहीं, चलना पड़ेगा स्कूल, चलो। कैसे नहीं चलोगे? हाँ, नहीं चलोगे तो क्या, हाँ? खिचड़ी नहीं देंगे क्या? हाँ, ऐसा नहीं है ना ये चीजें, कहीं मानहानि का केस ना लग जाए ना। ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत बात होगी, है ना। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में जब 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज आया तो गार्जियन का ये दायित्व है कि अपने बच्चे को कहां पहुंचाए, स्कूल पहुंचाए। ये भैया तो यहाँ प्रावधान कर दिया, राज्यों पे छोड़ दिया गया। अब गार्जियन का ये दायित्व तो बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना, कि अपने बच्चे को कहां पहुंचाए, स्कूल पहुंचाए। तो इस तरीके से यदि आप रिलेट करके पढ़िएगा तो क्या हार्ड है? हार्ड है। अब पीएचडी नहीं करना है हर चीजों के ऊपर बच्चों, क्या करना है? पीएचडी नहीं करना है। अब बहुत सी क्या कहते हैं 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी, 16 का ए, 16 का बी, पूरा एकदम रटवाते रहते हैं। अरे पढ़ो, यही तो आएगा, सत्य ज्ञान है। अब ये चीजें रटवाते सब, बच्चा कहते भाई वाह क्या टीचर है, नॉलेज कूट कूट के भरा है टीचर में, है ना। क्या बोलते हैं? टीचर बहुत बढ़िया भाई, 15 का ए बी सी सब रटवा रहे हैं। अरे भैया डुबाने के लिए काफी है ना। समझ आ रहा है ना। ज्यादा नॉलेज खराबी करेगा, ज्ञान का परीक्षण से नहीं है, पहले ही बोले हैं। जो टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, तो समझ लो डुबाने के लिए काफी है। अरे ठीक है 15 का ए बी सी डी रिसर्च ने, अब क्या 15 का जान लेके मारोगे क्या? नहीं ना। तो जो ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान खराबी कर सकता है, ठीक है ना। उसके साथ कहीं एंटीबायोटिक लेना ना पड़ जाए, ठीक है, ये चीजें। तो हमेशा हमेशा स्टार्टिंग से बोले हैं बी सिलेक्टिव, बोले हैं ना ये चीजें। अरे नहीं आ रहा है छोड़ दो, क्यों तनाव लेना, स्ट्रेस लेना है भैया। 100 में 150 में 90 95 नंबर लाना है, वो भी स्ट्रेस लेके घूम रहे हो, तनाव लेके घूम रहे हो। इतनी छोटी सी जिंदगी में घूमो फिरो ऐश मौज करो, क्या तनाव लेके करोगे? आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही, है ना। और जो ज्यादा पढ़ते हैं ना टेंशन उसी को होता है, रियली बोल रहे हैं। जो ज्यादा पढ़ते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को डर लगता है। जो नहीं आते हैं जय श्री राम कह के ABCD रंग देते हैं, क्या गलत बोले? ये चीज जो पढ़ते हैं उनके अंदर में डर बैठा रहता है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं हम एग्जाम से बाहर ना हो जाएं, ठीक है। बताएंगे इसके लिए अलग क्लासेस में बता देंगे, अभी तो है ना, बता देंगे इसके लिए भी बताएंगे क्या
माइक बुलाई, ये लग गया, माइक बंद करिए। क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ, इसी तरीके से ये रही हमारी पॉलिटी की बात। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, समझ में आ रहे हैं? हर एक सब्जेक्ट के लिए। पॉलिटी में कुछ समझ में आया? कितना देर से बोल रहे थे, माथा के ऊपर से गया? ऐसा नहीं, राम नाम सत्य नहीं हो गया ना? आया समझ में कुछ ये चीजें? ऊपर थोड़ा बाउंस होने लगेगा तो बता देना, है ना, ये चीजें। लेकिन क्या करूं, थोड़ा समझाना भी जरूरी है, थोड़ा मिथ को दूर करना भी जरूरी है, सही चीजों को बताना जरूरी। हम पूछे रिवीजन की कमी कुछ नहीं है, रिवीजन की, क्योंकि जो आप गलत कर रहे हैं उस पर बार बार आप काम नहीं करते होगे। बच्चे एक चीज हम बोलते हैं, आप यदि 150 क्वेश्चन कोई टेस्ट में बना रहे हो, सपोज करो आपने 90-95 बना लिया, अरे भैया आपका फाइनल एग्जाम है, क्या 45 क्वेश्चन पे कौन काम करेगा? ऊपर वाले नहीं ना, बात करवा लगे, ठीक है, जो है वो चीजें हम बोलते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन पे कौन काम करेगा? यदि उस पे काम करते चले जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्डअप होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और जानते हो, दूसरे की गलती कभी मत खोजो, कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो कभी दूसरे की गलती मत खोजो। हर दिन एक गलती, हर दिन हम लिख के देते हैं कि आप बेहतर इंसान नहीं बन जाओगे तो फिर कहना, आप हर दिन एक गलती अपनी निकालो, दूसरे की गलती झांको ही मत, ठीक है? तुम बाहर में जाओ, मुझे क्या मतलब है, गो टू हेल, कोई मतलब नहीं है। अपनी गलती आप निकालोगे तो आप बेहतर इंसान बनोगे ना, दूसरा को बेहतर बनाना है क्या? कंपटीशन ऐसा है, दूसरे का टांग खींच के आपको आगे निकलना है, ये कंपटीशन है क्या? आपको अपनी सीटें से मतलब होनी चाहिए, दुनिया की सीटें से नहीं। तो हर दिन एक गलती खोजो अपनी, कि आज हमने क्या गलत किया है, चाहे आप किसी इंसान के साथ किए, चाहे अपने पढ़ाई में चोरी की। पढ़ाई में चोरी करने का मतलब क्या? छाप के लिखना नहीं, मतलब आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ने के नाम पे घूम रहे हैं, पढ़ने के नाम पे पार्क में बैठे हैं, है ना? ये चीजें, एक कहावत भी है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप में, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक, ये चीजें हमेशा अपनी बुराई को देखिए और अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? हमें कई बार लोग नास्तिक बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अरे भैया आस्तिक ही रह के क्या करेंगे, इसे आस्तिकता का क्या लेना जो दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्या गलत बोले? यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, यदि मेरी बातों से किसी की आंखों में चमक है, किसी को सहयोग मिल रहा है, तो हम अपने दिल से आस्तिक हैं। समझ रहे हो ना? पूजा पाठ करके ही आस्तिकता का प्रमाण नहीं दिया जाता है। पूजा पाठ करके निकलो मंदिर से, दो गो गाली दो, बगल में कहो कि फलनामा का ये हो गया, है ना? क्या मन में दूसरे के प्रति द्वंद्व भरे रहो, ईर्ष्या भरे रहो, वो पूजा पाठ का क्या लेना देना है भैया, है ना? आप किसी को सहयोग कर रहे हो, आपकी बातों से, आपकी लहजे से दूसरे के आंखों में चमक है, आपके माँ पिताजी की आंखों में चमक है, दूसरा खुश है, तो वास्तव में आप सबसे सक्सेसफुल इंसान हो, वास्तव में आप सक्सेसफुल इंसान हो। इसका प्रमाण जॉब ही नहीं दे सकता है क्या? जिनके पास सरकारी जॉब नहीं है वो इंसान नहीं है क्या? क्या वो अपनी लाइफ नहीं जीने लायक हैं क्या? वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते हैं क्या? बिल्कुल जी सकते हैं। इसलिए हमेशा बेहतर इंसान करने की, दूसरे पे आश्रित मत रहो और दूसरे की आलोचना से डरो मत। गाली देने वाले सबको गाली देते, जब प्रधानमंत्री को देते हैं दूसरे को क्या छोड़ेंगे? क्या है ना? ये चीजें, ये चीज तो ये घबराओ मत, ठीक है ना? जो आपका
मतलब है ना कि दूसरा बुराई कर रहा है और आपको बोलने आए कि फलना आपका बुराई कर, उस इंसान से हमेशा दूर हो। यदि कोई बुराई तीसरे इंसान का कर रहा है आपके सामने, तो सोच लो वह इंसान आपका भी बुराई दूसरे के सामने कर रहा होगा। लिख के देते हैं। तो ऐसे इंसान से दूर रहो हमेशा, हमेशा वो नेगेटिविटी फैलाएगा वो आपको। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा एक अच्छा इंसान बनो, बेहतर तरीके से पढ़ो, है ना? ये पर सुने ना, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो एक छोटी सी जिंदगी है, इसी में कुछ करके जाना है, कुछ कर गुजरना है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि बीपीएससी यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो इसको पढ़ लिया वो एक बेहतर इंसान बन जाएगा। और पहले ही बता दें, कितना सफल होगा मुझे ये नहीं पता, या कितना हम सफल बना पाएंगे, और हम तो सफल बना ही नहीं पाएंगे। हम तो कई शब्दों में बोलते हैं, हम कैसे सफल बना पाएंगे? पढ़ा रहे हैं बच्चे, पढ़ ही नहीं रहे, तो हम कैसा? हम दूसरे कोचिंग के तरह 100% गारंटी नहीं देते। जाना मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे, अंजलि मैम के भी चैनल पर हम हमेशा लिखते हैं, 1500 प्लस बच्चे हम हमेशा कहते हैं, मैसेज मेरा देख लेना, हमेशा कहते हैं हम कभी सिलेक्शन की गारंटी नहीं देते हैं। जुड़ना है हमसे जुड़िए, नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। आप जॉब लेके कोई हम पे एहसान थोड़ी करोगे जी, क्या खुद के लिए पढ़ोगे? हम आपको एक बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अभी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक मिथ तो जरूर दूर हुआ होगा कि पीटी मेंस के नाम पे जो ढकोसला बांधा जा रहा है, ठगा जा रहा है, वह वास्तविक में पीटी मेंस कुछ नहीं है। जो ऐसा बोल रहे हैं समझ लीजिएगा कि उसको नॉलेज ही नहीं है, बस पीटी का नॉलेज है, और बच्चे पे इतना हावी कर देना चाहता है वही चीजें कि बच्चे के अंदर डर बैठ गया है कि सर प्री 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 नहीं होगा तो क्या होगा सर, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और बच्चे हमसे जब ये क्वेश्चन सोचते हैं तो हमें लगता है कभी कभी ये ऑफिसर बनने लायक सच में है, फिर इसे ऑफिसर क्यों बनाना चाहिए भाई? फिर हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग ऑफिसर बने भी नहीं। रियली बोल रहे हैं, भले किसी को बुरा लगे, हमें क्या मतलब है? जब आपको सिलेबस, एक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं पता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख के आए, एनालाइज नहीं किए हैं कि मेंस में क्या आ रहा है, पीटी में क्या आ रहा है, और बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर प्री नहीं निकला तो क्या होगा? फिर क्यों आपको ऑफिसर बनाएगा? ये सोचिए ना आप। ये चीजें क्या गलत बोले कुछ क्या इसमें? एक कहावत सुने होंगे ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। इसीलिए हम हमेशा बोले ना, मेरे गुरु जो हुआ करते हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जहां भी रहो सत्य के साथ जीना। बच्चे में कभी झूठ फरे मत बोलना, और फालतू का रिजल्ट मत दिखाना, ठीक है? फालतू का रिजल्ट मतलब क्या? पकड़ पकड़ के मत बुला लेना बच्चे को, मिठाई मत खिलवा लेना, ठीक है? मेरे गुरुजी ये शिक्षा नहीं दिए हैं। एक बात हम बस क्लियर कर देना चाहते हैं। आप एक बात बताओ, यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बोलना पड़ेगा जी, कोचिंग वाले को बुलाना पड़ेगा। बच्चे खुद चिल्ला चिल्ला के बोल दें तब वो मतलब हुआ क्या? गलत बोले? यदि बच्चे टीचर का नाम लें तब जाके वो हुआ असली टीचर। बुला के मिठाई खाना वो असली टीचर हुआ क्या? बुला के मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिलवा रहे हैं। अरे बच्चे आया कोई इंटरव्यू लेने, वहां नाम लेके बता दे बच्चे, तब ना कहेंगे हाँ अरे बच्चे नाम लिया फलना सर का, तब हुआ दम ना। आप बुला रहे हैं जबरदस्ती तो भाई आप अपना काहे मतलब है ना? अब इतना भी मतलब बेशर्म मत हो जाइए। समझ रहे हैं ना? ये चीजें मॉक इंटरव्यू के दौरान सभी फोटो छाप देते हैं। आप मानिए ठीक है, यहाँ एडमिशन लीजिए या नहीं लीजिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे। आपका सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, मॉक इंटरव्यू 10 जगह देंगे, आप देंगे या नहीं देंगे? हाँ, उसके लिए आप आजाद हैं। और कोचिंग वाला उसी का रिजल्ट छाप देता है। आपके पास 10 जगह कोचिंग करने का है रुपया? है? सच्चाई बताइए, है? यस और नो? नहीं है। फिर 10 जगह छापता है, फिर आप ही लोग जाके 10 जगह जाते हैं फलना जगह से पढ़ें। काहे? बोलिए मॉक इंटरव्यू दिए हैं, काहे नहीं बोलते हैं? अधिकारी बनने के साथ झूठ फरेब लोग बेचने लगते हैं। क्लियर कट उन्हें बोलना चाहिए कि मॉक इंटरव्यू का हिस्सा है। इतने बड़े बड़े कैमरा लगे हैं, जब कैमरा मिठाई खिलाते लगा सकता है तो क्लासरूम में भी दिखा सकता है कि फलना बच्चे देखिए तो यहाँ बैठे हुए थे कोना में। काहे नहीं भैया, काहे नहीं? अब बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, हर चीज को दिखाना चाहिए ना।
जब आप मिठाई खाते दिखा सकते हैं, क्लास में हो हल्ला करते दिखा सकते हैं, तो उस बच्चे को क्यों नहीं दिखाते हैं जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ? देखो तो फलना बच्चा तीसरा बेंच पे बैठा है क्या, क्यों नहीं दिखाते हैं? तब ना हुआ। मतलब हर चीज तो आप दिखा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं क्या? मॉक इंटरव्यू आप सबकी भी नैतिक जिम्मेवारी है, इथिकल वैल्यू होना चाहिए आप लोगों के अंदर। सिलेक्शन के बाद चाहे आप मेरे से पढ़ें या ना पढ़ें, चाहे जहां पढ़ें आप उसका नाम लीजिए। यदि सेल्फ स्टडी पढ़ें तो सेल्फ स्टडी ही बोलिए, बच्चे को गुमराह नहीं कीजिए, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है। अरे रुपया कमाने का बहुत जरिया है, कमा लीजिएगा। आप ऑफिसर बनने के साथ ये चीजें मत बेचा करिए। यदि बच्चे आपका हर प्लेटफॉर्म पे नाम ले तो वो टीचर का बड़प्पन हुआ। आपको बोलना नहीं पड़े, आपको प्रचार नहीं करना पड़े, वो हुआ ना असली वैल्यू। ये कहावत भी सुने होंगे ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टकों मेरे मोल। सुने होंगे ना, हीरा कब कहा है मेरा लाख रुपया वैल्यू है, कहा है क्या? एक बात है ना, आज हीरा का मूल्य कम हो जाए, हीरा का मूल्य कम हो जाए और कुर्सी का मूल्य 1 लाख रुपया हो जाए तो लोग हीरा को फेंक के कुर्सी खरीदना शुरू कर देंगे। क्या गलत बोले? हाँ, वैल्यू किसकी? पैसे की। क्या कह रहे, हीरा 10 रुपये दे रहा है, हटाओ इसको फेंको। कुर्सी 1 लाख रुपये, तो कुर्सी लेंगे ना। यही होगा या नहीं होगा? ये चीजें तो हमेशा ये चीजें सोचिए, बच्चे को बताना ना पड़े, बच्चे को आपको बुलाना ना पड़े। मेरे साथ अंजलि मैम भी जुड़ी हुई, रैंक 4 देखिए 20 इंटरव्यू उनका सुनिए, जाके सुनिए। हम तो नहीं बोले अंजलि मैम को बोलने, या हम आज तक अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाए, क्या बोलिए। ये चीजें मेरे कहने से पहले वो जागा भी, और किसी कोचिंग में गई भी नहीं है मैम, किसी के साथ गई भी नहीं है। ये होती है उनकी एथिकल वैल्यू, ये होती है उनकी एथिकल वैल्यू, एक नैतिक जिम्मेवारी। पता होगा ना, रैंक 4 है उनका, जाके सुनिए उनका 20 जगह इंटरव्यू होगा। एक बार इंटरव्यू सुनिए, हम इसमें क्या बताएं, खुद से बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस इतना बोल दिए कि उनका 20-25 जगह इंटरव्यू, 68वीं के अंदर भी सिलेक्शन है और 67वीं के अंदर भी सिलेक्शन है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 67वीं में सिलेक्शन हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में 68वीं में 4th रैंक हुआ, और 3 महीने की उनकी प्रिपरेशंस थी जॉब के साथ। ये चीजें, एक बच्चे ने उनसे पूछा, ये वीडियो के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, एक बच्चे ने पूछा मैम काहे झूठ बोल रहे हैं, कौन कोचिंग से पढ़े हैं बताइए ना, है ना। मैम लिखना भूल गई थी। अरे भैया कोचिंग से पढ़ेंगे तो मैम को बताने की जरूरत पड़ेगा? कोचिंग अपने बड़का बड़का पोस्टर साट देगा, क्या गलत बोले? आप कोई कोचिंग से पढ़ोगे तो बताने की जरूरत पड़ेगा? बिन बताए जब बुला लेता है, जब पढ़ोगे तो भैया यहाँ लगेगा तिरपाल इतना बैनर छाप दिया है, क्या गलत बोले? हा? बिना जब सिलेक्शन, बिना जब वहां से पढ़े हुए जब छाप रहा है तो पढ़ लोगे तो कितना छापेगा? ये चीजें मिथ में नहीं रही। यदि कोई बच्चे का नहीं छाप रहा है तो इसका बच्चा वो सेल्फ स्टडी किया है, नहीं तो कोचिंग वाला को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिन बोले उनसे छाप देगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है या नहीं? पढ़े हो तो भाई स्वतंत्र हो, और उसकी क्रेडिट जाती भी है, ये हम मानते भी हैं। ये कोई कोचिंग वाला कर सकता है, चाहे हम रहे चाहे कोई। यदि पढ़ाए वास्तविक में तो उसकी ठीक है भैया, अपनी भी है तो अपना छाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन कोई बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करता है तो फिर अजीब लगता है। सिलेक्शन के बाद वो भी रैंक 4, तो बोलना पड़ेगा कोचिंग वाला को, बिन बोले पता चलेगा मैम जानती भी नहीं, रातों रात बैनर टंग दिया, मैम आई तची मेरा ही बैनर है क्या? क्या होगा या नहीं होगा? आप ही किसी कोचिंग से पढ़ोगे तो आपका बैनर छापेगा या नहीं छापेगा? आपका फोटो लगाएगा, आपको बताना पड़ेगा किसी को क्या? नहीं पढ़े हो तो नहीं छापेगा, सीधी बात। और छापेगा तो आप पे उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी इतिहास के संदर्भ में आ जाएं, ठीक है। इतिहास ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक ओवरव्यू तो दे ही सकते हैं ना। न्यू जनरेशन के हैं, सब कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे पॉलिटी, ठीक है। ये चीजें यही होता है कि न्यू जनरेशन के जो निकले हुए हैं ना, जहाँ जनरेशन गैप नहीं है, उनके पास हर चीज का नॉलेज रहता है। पुराने वाले ओल्ड टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे आपको हर चीजें,
और अभी के समय में अप टू डेट चाहिए, इंटरलिंकिंग की क्षमता चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। अब मानिए हिस्ट्री पढ़ रहे, हिस्ट्री में क्या भैया पीटी मेंस अलग है क्या, संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, प्री में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पूछते हैं ना संथाल विद्रोह कौन किया था, सिद्धू कानू चांद भैरव, नहीं आता है क्वेश्चन, पूछा हुआ है जाके देखिए ना बैक में ही, और संथाल से मेंस में नहीं आता है। मुंडा विद्रोह से आता है या नहीं आता है, 1857 के विद्रोह से आता है या नहीं आता है, असहयोग आंदोलन से आता है या नहीं आता है, भारत छोड़ो आंदोलन से आता है या नहीं आता है, बताओ क्या अलग है। ये सब तो मेंस का टॉपिक स्पेशली बता रहे हैं, पीछे का बताएंगे तो वहां से तो आता ही आता है, ये तो मेंस का बता रहे हैं जहां से प्री के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। गांधी से आता है या नहीं आता है, राष्ट्रीय आंदोलन से आता है या नहीं आता है, कांग्रेस सेशन से आता है या नहीं आता है, आता है ना, क्या आता है ना, जीडी में, हाँ ये चीज सब में आता है। अब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ तो जीडी में क्या करोगे, 1922 में हुआ नहीं ना, एसएससी में नहीं ना डेट बदल दोगे। हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री होता है वो जो तथ्य लिखा हुआ है वही तथ्य सत्यता है या नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल समझो 1920 में क्या हुआ था, अब बस थोड़ा सा रिलेट करा रहे हैं है ना, नजरें बदलो तो नजरिया क्या होती है, बदल जाती है, नजरें बदलने की जरूरत है बच्चों, ठीक है, एक सोच की जरूरत है ना, एक सही रास्ता की जरूरत है, एक सही गाइडलाइन की। आप लोग के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बस यूज करना इसे, बौद्धिकता से तो भरे हो, फिर बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते हो, है ना, कूट कूट के बुद्धि भरा हुआ है, कहीं दूसरे जगह तो बुद्धि नहीं जा रहा है, क्लास में ही जा रहा है ना, बहुत सारा दबाव होगा, कॉल पे बात करना, घूमना फिरना, है ना, शाम में चाय की टपरी पे मिलना, एनआईटी घाट भी जाना, है ना, बहुत सारे दबाव झेल के लोग क्लास में बैठते हैं, है ना, ये चीजें। 1920 में क्या हुआ था, नन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी को सपना आया था कि चलो आज सूत के उठ गए हैं, चलो तो आज असहयोग आंदोलन करते हैं, क्या गांधी जी को कोई सपना नहीं आया था ना। असहयोग आंदोलन करने के पीछे एक वजह थी, क्या वजह थी, क्या वजह थी, रॉलेट एक्ट क्या 1919, और उसके पीछे भी वजह थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट आया और उसी के विरुद्ध में क्या हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और वहां पे पता ही होगा अंधाधुन गोली चलाई गई और बहुत सारे निहत्थे लोगों को मारा गया, और गांधी जी बोले अंग्रेजों को, भैया तुम्हारे पास ये तरीका है, भैया तुम्हारे पास ये तरीका है तो मेरे पास भी अनशन का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या छेड़ दिया, बी क्लिक करना है क्या, आ गया, हो गया, यस कर दें इसको, हो गया ना। क्या गांधी जी क्या हुआ, क्या तरीका था पहले बताओ, गांधी जी क्या, फिर आ गया ये, हो गया सही। तो गांधी जी क्या मतलब बोले, भैया तुम्हारे पास ये तरीका है तो मेरे पास भी दूसरा तरीका है। गांधी जी ने भारतीयों से बोला, भैया 2-3 साल तुम मेरा साथ दो, हम आजाद करा देंगे, क्या दो, 2-3 साल तुम मेरा साथ दो, हम आजाद करा देंगे। गांधी जी पे सबको विश्वास हो गया, क्योंकि पता है उससे पहले चंपारण सत्याग्रह करके अग्रणी नेता बन के आए थे, है ना, गांधी जी पे सब ट्रस्ट कर रहे थे। साउंड काफी आ रही बात है ना, काफी समझ रहे, काफी ट्रस्ट लोग करने लगे, बोले 2-3 साल टाइम दो, हम तुम्हें आजाद करा देंगे, बस हिंसा मत करना, बस क्या करना, हिंसा मत करना। भारतीय बिना हिंसा का मानने वाला है, हा? नहीं मानने वाला है ना। 22 आते आते तक दम तोड़ दिया, बोला गांधी जी से कुछ नहीं होगा, है ना, बोला गांधी जी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गई 1922 में चौरी चौरा घटना, 1922 में चौरी चौरा घटना, और गांधी जी ने इसे हिमालय जैसी भूल बताया और अंग्रेजों के बोला, भैया सॉरी भैया, अभी भारत आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, हम वापस लेते हैं, हम वापस लेते हैं, चलो भैया ठीक है ना। या अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिए, वापस ले लिए, किसके वजह से, चौरी चौरा की वजह से। जस्ट 1 मिनट,
क्या 14 सूत्री मांग, वो तो आगे चला था बच्चों, वो तो बहुत आगे चला था। गांधी इरविन समझौता की बात कर रहे, 14 सूत्री मांग रखे थे। यकीन रखो, यकीन रखो, इतिहास नहीं यहां पढ़ाएंगे लेकिन सच्चाई ही बताएंगे। लेकिन जो सही है वही चीज बताएंगे। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है क्लास थोड़ा? फिर भागे। हाँ, कोई बात नहीं, सड़क छाप टीचर हैं, किसी भी तरह पढ़ा लेते हैं, है ना, ये चीजें, है ना, ये चीजें ठीक है। अब आते हैं 1922 की ओर। ठीक है, अब 1922 में भारतीय ने दम तोड़ दिया, क्या कर दिया? चौरी चौरा। अब चौरी चौरा जैसे हुआ, गांधी जी क्या की असहयोग, भैया सॉरी भैया वापस ले रहे हैं, हमसे अब नहीं संभलेगा, भारतीय आजादी के लिए तैयार नहीं भैया, मना किए थे, हिंसा कर दिया। ठीक है, तो चौरी चौरा की वजह से क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। अब चौरी चौरा के वजह से स्थगित हुआ। अब इनको जो आदर्श मानते थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सब भैया नाखुश, बोले बुढ़ा सठिया गया है क्या, कभी शुरू करता है कभी बंद करता है, हा? इनके जो आदर्श मानने वाले थे पूरा गरमा गए। ठीक है, और यही असहयोग के वजह से कहीं ना कहीं क्रांतिकारी दल का उद्भव हो गया। देख रहे हो इतिहास किसे पढ़ा जाता है? हमेशा रीजन पूछो, क्यों यदि यूरोपीय कंपनियां भारत आए, क्यों? आंसर मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमेशा मिल जाएगा। 1857 की क्रांति हुई, क्यों? हमेशा आ जाएगा आंसर, उत्तर आ जाएगा। जैसे ही क्यों लगाओगे उसके पीछे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये चीजें तो क्या होगा, ये चीजें असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस हुआ, किसका उद्भव हो गया? क्रांतिकारी दल का उद्भव हो गया, और एचआरएस जैसे पार्टी गठित हो गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हुई या नहीं? 1924 में हुई थी ना। 1923 में एक पार्टी भी बन गई थी, स्वराज्य पार्टी, किसके द्वारा? और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मत लगा देना टिक, क्वेश्चन भी कितने बार पूछा है, और स्वराज दल अभी पूछा भी है। बिहार के स्तर पे किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह से 69वीं में क्वेश्चन पूछा है या यस नो? क्वेश्चन हमारे मुंह पे याद रहता है। ठीक है, हम हमेशा क्वेश्चन की पीएचडी करके आते हैं, कोई टेस्ट सीरीज का पीएचडी हम नहीं करते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन है या नहीं 69वीं में, ये चीजें। तो एचआरए का गठन हुआ, एचआरए का गठन हुआ, आगे चल के ये बदल गया, कन्वर्ट हो गया एचएसआरए में, हुआ ना। ठीक है ना, और उसी टाइम 23 में ये पार्टी बनी, और 24 में ये पार्टी बनी, और 23 में किसका गठन हुआ था? स्वराज्य पार्टी का। स्वराज्य 23 में स्वराज्य पार्टी बनी, और 24 में एचआरए बनी थी बच्चों। ठीक है, ये चीजें तो इन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं क्या हो गया, इन सब दलों का उद्भव हो गया। बोरा बुड्ढा सटिया गया, अब चलो हम ही लोग देखते हैं अब अंग्रेज को। ठीक है ना, और ये लोग अब आगे आगे और अपना ही दल बना लिए। तो समझ रहे हो, एक असहयोग आंदोलन की वजह से कितने घटना छुपी हुई है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके पीछे रोलैक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, क्रांतिकारी दल का उद्भव, स्वराज दल का गठन, हुआ या नहीं? इतने सारे क्लियर हुए नहीं? यदि आप रटने जाओ 1922 में चौरी चौरा, 20 में असहयोग, बच्चों रटते रह जाओगे, याद नहीं होगा। क्या गलत बोले? रटते रह जाओगे, याद नहीं होगा। हमेशा तथ्यात्मक के साथ जाओ, तथ्यों के साथ समझने का प्रयास करो। क्लियर है? अब एक तथ्य और समझाते हैं, देखना क्लियर समझ में आएगा ये चीजें। 1857 1857, अब जस्ट 1 मिनट।
1857, ठीक है। अब 1857 क्या एक दिनों की उपज थी? एक दिनों की ये उपज थी नहीं ना? अरे भैया 1757 एकाएक सपना नहीं ना आया कि 1857 करना है। सपना आया था क्या कि आज चलो उठ के आज क्या करना है, क्रांति, क्या करना आज क्रांति, ये सपना नहीं आया होगा। 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटेन ने जो भारतीयों के साथ शोषणकारी नीति अपनाई, दमन की नीति अपनाई, और वही गुस्सा एक दिन जाकर फूटता है 1857 के रूप में। भले ही तत्कालिक कारण ही क्यों ना हो चर्बी वाली कारतूस, लेकिन ये गुस्सा पहले से ही भरा हुआ था, बस कोई कारण खोज रहा था, ठीक है। तो 100 सालों का जो दमनकारी और शोषणकारी नीति थी उसकी वजह से क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई या नहीं? तो 100 सालों की शोषणकारी नीति थी। अब कहोगे फॉर एग्जांपल समझो ना, आप किसी से लड़ते हो, बस आप किसी से लड़ते हो, ठीक है, आप लड़ते हो तो क्या करते हो, है ना, इमीडिएट काउज खोजते हो, है ना। आप लड़ते हो तो मन मुटाव चल रहा होगा अंदर में, चलता है या नहीं? मन मुटाव अंदर में चल रहा होगा, उथल पुथल। आप सोचते हो अच्छा कोई तो वजह मिले इसको लप्पर थप्पर मारने के लिए, है ना। बस एक दिन आता है, कुछ न कुछ क्लू मिल जाता है ना। कभी जाते रहते हो साइकिल ही टकरा गया, बस उसी में उतर के, है ना, क्या ला देते हो, ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी ला देते हो, लाते हो या नहीं लाते हो, है ना। और उसके बाद शुरू हो जाता है, तो यही हो जाता है ना कि इमीडिएट काउज खोज रहे, मन मुटाव पहले से चल रहा है, लेकिन आप क्या खोजते हो, इमीडिएट काउज, कुछ ऐसा वजह बने जो इसको लप्पर थप्पर मारे, ठीक है। अब घर में आपका शोषण हो रहा होता है, एक दिन चुप हो, 2 दिन चुप हो, 5 दिन चुप हो, 10 दिन चुप हो, और एकाएक सूत के बोलते हो आज मम्मी होगा क्या क्रांति। मम्मी भी उधर से चप्पल उप्पल लेके आती, बोलती आओ क्रांति करवा ही देते हैं, है ना, है कि नहीं, दे चप्पल, क्या ये चीजें। तो अब क्या होता है, क्रांति का भूत है ना, उतर जाता है, बोलता हो गया बस करो, है ना। बस इतना ही क्रांति छुपा हुआ था, ठीक है। वही अंग्रेजों की है ना, उभरा तो था, लेकिन यदि पूरे भारत में ये फैला रहता ना तो ये ज्यादा तीव्र गति से, मतलब उस तरीके से अंग्रेजों को भगाया जा सकता था, लेकिन ये पूरे भारत में फैला नहीं, दुर्भाग्यवश, है ना ये चीजें। क्योंकि उस टाइम मीडिया नहीं था ना, सोशल मीडिया, ये चीजें। समझ में आ रहा है किस तरीके से इतिहास को पढ़ना है, किस तरीके से हमारे पॉलिटी को पढ़ना है। यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपकी कंसेप्ट बिल्डअप होते चली जाएगी। तथ्यों के साथ जियो, फैक्चुअल चीजें याद करनी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे याद हो जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। यदि कंसेप्ट बिल्डअप है तो आगे आसपास की लॉजिकल्स से, लॉजिक से आप लगा लोगे कि हाँ ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब 1922 की आपको पता है चोरी चोरा घटना 20 का, तो आप 31 थोड़ी आंसर लगा दोगे जी, आपको तुरंत घटना याद आ जाएगी, और सहयोग से रॉलेट एक्ट, जालियांवाला, HRA आ जाएगा ना घटना, तो एक इंट्यूशन से लगा लोगे, अच्छा ये संदर्भ में है तो इसी के आसपास होगा, इसे कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो प्रॉपर पढ़ाई की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता चली या नहीं चली। हमेशा अपने आप से सवाल करिए, रात में सोने से पहले अपने आप से हिसाब मांगिए, क्या आज मैंने क्या किया, क्या सही है क्या गलत है। दूसरे पे बिल्कुल PhD करने मत जाइए, चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी जब आप पढ़िएगा, है ना, ये चीजें तो हो जाएगा खुद, जब चीजों से दूर चलते चले जाएगी। जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत चीजों को क्विट करते हैं आप, बहुत चीजों को छोड़ते हैं आप, ठीक है ना। पहले पढ़ाई स्टार्ट करिएगा तभी तो टाइम मैनेज होगा, जब आप स्टार्ट ही नहीं लीजिएगा तो टाइम क्या मैनेज होगा, क्या। इसके लिए आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा प्रॉपर वे में, समझ रहे हैं ना। हमेशा सिलेबस को आगे रखिए, हमेशा 10 दिन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे प्रीएम्बल्स पढ़ा आपने, प्रीएम्बल का जाके MCQ बनाइए, किसका, टेस्ट सीरीज का नहीं, UPSC BPSC का, ठीक है। और मेंस का क्वेश्चंस उठाइए और लिखने का प्रयास करिए, गलत होगा सही होगा क्या दिक्कत है, एक ना एक दिन तो सही कर ही लोगे, क्या। हाँ, क्या प्रीएम्बल नहीं, MCQ घटना चक्र है ना, उसमें सारे दिए रहते हैं, UPSC BPSC घटना चक्र क्वेश्चंस बैंक आते, उसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है ना।
तो एक कहावत भी है ना, रास्ते मिल ही जाएंगे भटकते ही सही, है ना। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। एटलीस्ट आप लोग निकल के घर से बाहर आए, अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने आप को भाग्यशाली बूझिए, है ना, कि आप यहाँ पे बैठे हैं। नहीं तो कितना इन चीज़ों से दूर है, अपने आसपास एक बार झांक के देखिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे, पूरी प्रॉपर हमारी टीम रहेगी, ठीक है ना, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके साथ हर एक चीज़ों की एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्लास के बाद हम लोग मिलेंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ों को बेहतर तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ये पढ़ाई का तरीका होता है। हर एक चीज़ों में 40-45 टॉपिक स्टैंडर्ड टॉपिक है, यदि उसके प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सिलेक्शन ना हो। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका सिलेबस बोल रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा है। हम कौन बोलने वाले होते हैं? हम बीपीएससी के आयोग थोड़ी है, ठीक है। जो आयोग आदेश देता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसके डायमेंशन और उसके पैरामीटर पे हम चलने की कोशिश करते हैं, बस, और कुछ नहीं। दूसरे की तरह ये नहीं बोलते हैं कहीं भी जाइए एक बार मेरे पास आइए। अरे भाई बोलना क्यों पड़ता है? कहीं भी बच्चा आ जाएंगे अपने, बहुत सुने होंगे ना, कहीं भी जाइए लेकिन मेरे पास एक बार आइए, चिल्ला चिल्ला। एक बार? अब भाई एक बार क्या मतलब घुट पिला दोगे क्या? कुछ ऐसा घुट रखे हो क्या? मतलब गजब गजब के, मतलब कैसे कैसे कोचिंग वाले हैं।